हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो ब्रांच थी एमबीए की, आज की तारीख में चल रही है एमबीए इन डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स की बात कह दो, इसके ऊपर ये वीडियो लेकर आ गया हूं। इसके अंदर हम डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसका क्या फ्यूचर स्कोप होने वाला है, क्यों ये ब्रांच सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग की ब्रांच अभी इंडिया के अंदर बनी हुई है, हाईएस्ट पेइंग ब्रांच है ना, हाईएस्ट पेइंग का ब्रांच का इंडिया के अंदर बनी हुई है। सबसे ज्यादा पैकेज यदि किसी ब्रांच में मिल रहा है तो डेटा एनालिटिक्स की पोस्ट पे और डेटा साइंटिस्ट को मिल रहा है। तो कौन कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंपनीज इसमें जॉब ऑफर करती है, किस प्लेटफॉर्म से आप ये कर सकते हो, कौन कौन सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ये ऑफर कर रही हैं, ये वाली ब्रांच के साथ में और कौन से सर्टिफिकेशन कोर्स आपको करने होंगे, कौन कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट होगी, इंटेंस बात करने वाले, यानी वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर मैं हर चीज डिटेल में आपको इस ब्रांच के रिलेटेड समझाने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे ये वाली ब्रांच सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज दे रही है। मतलब 20 लाख 25 लाख एक मामूली पैकेज स्टार्ट हो रहा है इसका। मैंने 30-30 35-35 लाख के फ्रेशर को पैकेज उठाते हुए देखा है। जी हाँ, डेटा साइंस से एमबीए कर रखा है, 1-2 साल का कुछ बीटेक सीएस का अनुभव था उनके पास, इसके साथ में 1 ईयर कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस करा, एमबीए करा और डायरेक्ट 25-30 लाख के पैकेज के ऊपर स्टार्टिंग पोजीशन में आके बैठ जाता है बंदा। तो इसलिए डेटा साइंस की ब्रांच आज सबसे ज्यादा और हाई डिमांड में रहने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो ये ब्रांच की और भी वैल्यू बढ़ गई है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो डेटा साइंस की ब्रांच बेसिकली कहीं कहीं इसको डेटा साइंस बोला गया है, कहीं डेटा एनालिटिक्स बोला गया है, कहीं डेटा साइंटिस्ट बोला गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर डेटा के बारे में बात होती है, इसके बारे में प्रिडिक्शन के बारे में बात होती है और स्टूडेंट्स यहाँ पर एनालिटिकल कॉम्पिटेंस सीख जाता है। एनालिटिकल कॉम्पिटेंस का मतलब ये मान के चलिए कि अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट 2030 में उसकी सेल्स परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है और कौन सी टारगेट ऑडियंस को वो कैप्चर करे कि उसकी उसकी सेल्स काफी बढ़ जाए। तो ये जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट मान लेते हैं, अब ये वाला प्रोडक्ट 2030 में कितनी सेल जनरेट करेगा, कौन सी टारगेट ऑडियंस होगी, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजीज होगी, ए टू जेड पूरा का पूरा डेटा साइंटिस्ट बना के देते हैं। डेटा का एनालिसिस करने का पूरा पार्ट होता है। तो एक वाइटल स्कोप एमबीए के अंदर सिखाया जाता है। यूनिक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेटेजिक एक्शनेबल इनसाइट का, रियल टाइम ऑपरेशनल एक्टिविटी से इसको डीलिंग करना सिखाया जाता है। बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स एमबीए की डेटा साइंटिस्ट को सिखाई जाती है। अगर आईटी बैकग्राउंड के होते हैं तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। बेसिक मतलब तो आप समझ गए कि ये वाला काम रहेगा, कोई डेटा रहेगा उसका एनालिसिस करना रहता है। बैक ऑफिस की जॉब रहती है, मतलब कि आपको ऐसा फ्रंट में जाने का इसमें नॉर्मली वर्क नहीं मिलता, क्योंकि डेटा जो होता है वो आपके डेस्क तक आ जाता है, नहीं तो आपको कलेक्ट करने कभी जाना हो, प्राइमरी सर्वे हो तो जाना पड़ सकता है। स्कोप की बात करते हैं। स्कोप की बात करने से पहले आज के हमारे स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। आज का हमारा ये वीडियो स्पॉन्सर किया गया है कॉलेज विद्या के थ्रू, एक ऑनलाइन एजुकेशन का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। प्लीज चेक इट आउट। एक बार इनका प्लेटफॉर्म चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपना स्कोप का टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ कॉलेज विद्या के पोर्टल के ऊपर। ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ही तगड़ा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। 90,000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं, 500 प्लस एक्सपर्ट मेंबर की टीम है। गूगल की भी बड़ी शानदार 4.9 की रेटिंग मिली हुई है। इनका एआई फीचर बड़ा ही शानदार मुझे लगा, जिसके थ्रू मैं अभी सर्च कर रहा हूँ ऑनलाइन एमबीए एंड डेटा साइंस। जी, बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। डेटा साइंस ये रहा, डाटा साइंस के अंदर में एमबीए करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे वर्किंग कितने हैं, कुछ ही सवालों के मुझे जवाब देने हैं, मेरा बजट क्या होने वाला है, और यदि बजट में कोई दिक्कत है तब कॉलेज विद्या ईएमआई का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा रही है। भले यूनिवर्सिटी ईएमआई का ऑप्शन दे रही हो नहीं दे रही हो, कॉलेज विद्या के थ्रू आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर छोटा सा फॉर्म मुझे फिल करना है और एआई पावर के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज हम चेकआउट कर सकेंगे कि कौन सा बेस्ट हमारे लिए रहने। ये केवल 2 का एआई पावर से है, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ गई है, देख सकते हैं ढेर सारी है। और सबसे ज्यादा मेन कंसर्न रहता है स्टूडेंट का कि एग्रीडिशन है नहीं, अप्रूवल है कि नहीं। तो सबका अप्रूवल बाहर भी दिया हुआ है। और अगर अपन चेक करते हैं तो अबाउट यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूवल का एग्रीडिशन मिला हुआ है, सैंपल सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी का अपलोडेड है। तो सारा ट्रांसपेरेंट वे से इन्होंने शो कर रखा है। इसके साथ में सेमेस्टर की फीस भी आपको बता रखी है, कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। और भी अगर बच्चे को कोई कंफ्यूजन होता है तो इनका टॉक टू एक्सपर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनके एक्सपर्ट मेंबर से कॉन्टैक्ट करा जा सकता है, सीवी के लिए कंसल्टेशन किया जा सकता है। तो सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। और नेक्स्ट जो फीचर रहता है कि सर कोर्स कर लेते हैं, इसके बाद जॉब की दिक्कत आती है, तो जॉब घंटी का भी ऑप्शन कॉलेज विद्या के थ्रू प्रोवाइडेड रहता है। एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है जैसे आप कोर्स ज्वाइन करते हो, जो हैजल फ्री आपका पूरा का पूरा कोर्स तो करवाता ही है, उसके साथ 100% प्लेसमेंट भी अश्योर करता है आपका।
तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके करियर को बूस्ट करने के लिए। तो मस्ट ज्वाइन दिस चैनल, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, वहां से आप इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन करा। हाँ, तो आ जाते हैं अपने स्कोप के टॉपिक के ऊपर कि डेटा साइंटिस्ट का स्कोप कहाँ है। डेटा साइंटिस्ट एक ऐसी ब्रांच है जो वेबसाइट क्रिएशन में तो हर किसी की जरूरी है। ई कॉमर्स का अगर कोई बिजनेस का सोच रहा है, ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करने का सोच रहा है, कोई भी बिजनेस क्रिएट करने का सोच रहा है, तो उसको एक डेटा साइंटिस्ट की हेल्प लेनी होगी। जितनी बड़ी कंपनी होगी उसको उतने ज्यादा डेटा साइंटिस्ट या उसके एक्सट्रीम लेवल के डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो एनालिसिस ऑफ द डेटा कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे मैनेजमेंट को प्रपोज कर सकते हैं कि अगर आप ये वाली डील करोगे तो इसमें आपको 20% प्रॉफिट है। लाइक एक डेटा साइंटिस्ट आपको बताएगा कि आपको फेसबुक पे एड चलाना चाहिए कि इंस्टा पे चलाना चाहिए कि यूट्यूब पे चलाना चाहिए कि ऑनलाइन मीडिया को हटा के आपको प्रिंट मीडिया पे जाना चाहिए या आपको ऐड ही नहीं चलाने चाहिए, इसका इंपैक्ट नहीं होने वाला। ये सारी की सारी डेटा साइंटिस्ट की स्ट्रेटजी रहती है। वो उसके बिहाफ पे, डेटा के बिहाफ पे, आपके प्रोडक्ट के बिहाफ पे, ट्रेंडिंग के बिहाफ पे सारी की सारी चीजें करता है। यूजुअली इनकी कंसल्टेंसी जो होती है वो कंपनी को काफी कॉस्टली होती है और इनका डेली रूटीन का वर्क रहता है। इसलिए कंपनी परमानेंट डेटा साइंटिस्ट हायर करके रखती है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, जो मार्केटिंग के सामने टीम के साथ भी काम कर रहे होते हैं, सेल्स की टीम के साथ भी काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन की टीम के साथ भी काम कर रहे होते हैं, और एक उनका सेपरेट R&D भी चल रहा होता है। ठीक है, तो एक हायर डिमांड रहती है डेटा प्रोफेशनल्स की। कैरियर अपॉर्चुनिटी काफी सारी ड्राइवर्स है इसमें। हायर अर्निंग पोटेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया 20 लाख से पैकेज स्टार्ट हो रहे हैं। मामूली बात है, मामूली बात में बिल्कुल इसमें जेन्युइन आपको बता रहा हूं कि 20 लाख का अगर कोई डेटा साइंटिस्ट का पैकेज ले रहा है तो वो एक नॉर्मल कैंडिडेट है ना, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट। अब मैं नॉर्मल कैंडिडेट को थोड़ा परिभाषित करूंगा, यहाँ पे आपको बताऊंगा कि उस नॉर्मल कैंडिडेट में कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट है। इंटरडिसिप्लिनरी स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इसके डेटा साइंटिस्ट के नॉर्मल कैंडिडेट की परिभाषा जान लेते हैं। नॉर्मल कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जो जावा का बेसिक नॉलेज रखता हो, वर्डप्रेस का बेसिक नॉलेज रखता हो, ठीक है, वर्डप्रेस का बेसिक नॉलेज रखता हो, एसईओ का बेसिक नॉलेज रखता हो, वेबसाइट डिजाइनिंग का बेसिक नॉलेज रखता हो, वेब डिजाइनिंग का उसके पास बेसिक नॉलेज हो, कीवर्ड्स का उसके पास बेसिक नॉलेज हो, टैग्स का उसके पास बेसिक नॉलेज हो, सबका बेसिक नॉलेज की जरूरत है, बैकलिंक्स का उसके पास बेसिक नॉलेज हो। यहाँ पे जावा दिया है, मतलब जावा एक लैंग्वेज है, जावा, .NET, पाइथन, ये सारी चीजें मैं उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। C++ का भी यहाँ पर बेसिक नॉलेज हो। ये सब आ रहा है तो इसके साथ में उसको एक्सेल आना चाहिए, इसके साथ में उसको SPSS करके एक सॉफ्टवेयर होता है वो भी आना चाहिए। एमओस भी चलता है लेकिन SPSS से आपका काम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो एक्सेल, SPSS, ये बेसिक उसको एनालिसिस के पॉइंट आने चाहिए। जब वो टेक्निकल थोड़े से फील्ड में जाता है तो उसको रिग्रेशन पता होना चाहिए, कोरिलेशन पता होना चाहिए, अल्फा पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है, सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो फ्यूचर के डिमांड के जो प्रिडिक्शन होते हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स का उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कोई 20 लाख रुपए दे रहा है अगर एनुअली, और महीने के आपको 1-1.5 लाख रुपए दे रहा है, तो वो चाहेगा कि वो 1-1.5 लाख के बदले में आप कंपनी को कम से कम 2-3 लाख का तो प्रॉफिट दें। और वो तभी हो पाएगा जब आपको डेटा की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। याद रखिएगा, डेटा एंट्री इज नॉट अ डेटा एनालिसिस। ठीक है, कि सर हमको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, हम एंट्री बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, हम ये 50 जनों का डेटा रहेगा, रॉ डेटा, हम उसको एंट्री कर लेंगे। नहीं, डेटा एंट्री करना एक अलग पार्ट है और डेटा का एनालिसिस करना एक अलग पार्ट है। लाइक यहाँ पर अगर मैंने डेटा लिखा है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब मान लेते हैं साइंस में 40% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन है और 20% स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन है, 60 हो गया, और अगेन 40% स्टूडेंट थर्ड डिवीजन है। मैंने कहा था वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक साइंस का रेशो ले लेते हैं, कॉमर्स में ले लेते हैं 60% फर्स्ट डिवीजन है, 20% सेकेंड डिवीजन है और 20% थर्ड डिवीजन है। अब आर्ट्स में ले लेते हैं 70% फर्स्ट डिवीजन है, 10% सेकेंड डिवीजन है और 20% थर्ड डिवीजन है। ये आपकी एक तरीके की केवल और केवल डेटा एंट्री हुई है। अभी यहां से काम डेटा एनालिटिक्स का शुरू होगा कि जो साइंस के केवल 40% बच्चे ही जो थे वो फर्स्ट डिवीजन आए, तो सबसे ज्यादा जोर कहां लगाना है? साइंस के स्टूडेंट्स पे लगाना है। उनको ज्यादा प्रैक्टिस शीट करवानी, उनको ज्यादा मॉक टेस्ट करवाने, उनके साथ एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत यहां पर है। कॉमर्स में कुछ बच्चे हैं 20%, वो यहां पर शिफ्ट किए जा सकते हैं, कौन से टूल्स टेक्निक यूज करनी है, कौन सा बेस्ट कन्वीनियंट मेथड रहेगा। उसी तरीके से आर्ट्स में आया तो उसका रीजन क्या रहा? 70%
स्टूडेंट आया तो उसका रीजन क्या रहा, क्या फैकल्टी रहा, क्या स्टूडेंट रहा, क्या नोटबुक रहे, क्या मॉक टेस्ट रहे, क्या एग्जाम पेपर रहा, किस कारण से ये हुआ। तो सारी चीजों का एनालिसिस करके वो मैनेजमेंट को कुछ व्यू पॉइंट देगा कि यहां पर हमको कुछ फैकल्टीज रखने की जरूरत है, यहां पर हमको मॉक टेस्ट कराने की जरूरत है। ये मैंने आपको एक स्कूल के एटमॉस्फेयर से समझाया। आप यूनिवर्सिटी स्कूल के एटमॉस्फेयर से अगर आप कंपनी एटमॉस्फेयर से जाओगे तो कंपनी के पास हो सकता है 3 प्रोडक्ट हो, ए बी सी हो, जिसमें ए की सेल हो 70%, बी की सेल हो 20% और सी की सेल हो 10%। 100% सेल के अंदर इन तीनों का योगदान इतना इतना है। तो अब कंपनी का एनालिसिस ये होना चाहिए कि कैसे हम बी और सी की सेल बढ़ाएं। इसके लिए डेटा एनालिटिक्स पूरा का पूरा वर्क करता है। तो इट्स नॉट अ इजी जॉब, है ना, तभी आपको इतना पैसा मिल रहा है। इट्स प्योरली फॉर द मैथमेटिशियन एंड आईटी स्टूडेंट। यहां पर किन बच्चों के लिए ये रहता है, डेटा साइंस का करिकुलम के ऊपर भी आ जाते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा किन बच्चों के लिए। देखो, डाटा माइनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, मशीन लर्निंग आपको पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट एनालिसिस आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि चैट जीपीटी, गूगल बार्ड या और किसी एआई टूल के फंक्शन से हम ये सारी की सारी चीजें एनालिसिस कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होना वाला। बिल्कुल केवल वो जो चैट जीपीटी, डेटा एनालिसिस के गूगल बार्ड, जितने भी टूल्स हैं वो केवल आपके हेल्पिंग हैंड है। मेन ब्रेन आपका ही रहने वाला है। मैथमेटिक्स फाउंडेशन का कोर्स आपको करना होगा, डोमेन स्टडीज आपको करनी होगी लाइक मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक। तो किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहती है? देखिए, अगर आप साइंस के फील्ड के हैं, ठीक है, अगर आपने बीटेक कर लिया है और बीटेक में भी अगर आपकी सीएस ब्रांच है ना, सीएस, मैकेनिकल, सिविल, आप किसी भी ब्रांच से हो, लेकिन अगर सीएस है तो सबसे ज्यादा सीएस और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों के लिए डेटा एनालिटिक्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब रहता है। बीएससी करा हुआ हो तब भी डेटा एनालिटिक्स कर सकता है। अब यहां पर थोड़ा सा कॉमर्स ग्रेजुएट और आर्ट्स ग्रेजुएट ध्यान दें। कॉमर्स और आर्ट्स को यह बात याद रखनी है कि आपके पास कोई आईटी का प्रायर नॉलेज नहीं है। आपके पास किसका नॉलेज नहीं है? आईटी का कोई प्रायर नॉलेज नहीं है। तो या तो अगर आपका इसमें की है कि सर हमको तो डेटा एनालिटिक्स ही बनना है क्योंकि हमें तो लग रहा है 25 लाख का पैकेज हमारे लिए बैठा है, लेकिन याद रखिए आप बीटेक के उस लड़के से मुकाबला कर रहे हो जिसने 4 साल बीटेक सीएस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर खपाएं, या एमटेक करने के बाद वो एमबीए कर रहा है ना, तभी उसका 25-30 लाख का पैकेज बैठा हुआ है। और वो हो सकता है आईआईटी का बंदा हो, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उसको आईटी का रिग्रेस नॉलेज है। तो अगर कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले ये सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 साल अपने आईटी स्किल्स पे वर्क करना होगा। और आईटी स्किल्स का ये मतलब नहीं कि केवल हमको कोई चीज सर्च करने आए, हमको वर्डप्रेस, .NET, जावा, पाइथन, एसईओ, ऐसी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है पूरी की पूरी आईटी की, एल्गोरिदम क्या चलती है, इसका बैकलिंक्स कैसे लगता है, और भी बहुत सारी चीजें है ना, ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे डिजाइन होगी, वो नॉर्मल वेबसाइट से कैसे अलग होगी, स्टैटिक वेबसाइट कैसी है, डायनामिक वेबसाइट कैसी है, ये बेसिक चीजें अभी मैंने आपको बताई। अगर ये बेसिक नॉलेज अपने पास क्रिएट होता है, ऐप डेवलपमेंट का काम अपन को आता है, तब अपन डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स होगा किसी भी डेटा के बेस पे, और डेटा क्रिएट करती है कोई वेबसाइट, आइदर वो गूगल एनालिटिक्स हो, आइदर वो फेसबुक एनालिटिक्स हो, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, वो आपको डेटा दे देगी। लेकिन जब तक आपको डेटा आ कहां से रहा है, उसके सोर्स कहां से जनरेट हो रहा है, आप वो क्रिएट नहीं कर पाओगे, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आप उसके सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो यहां पर हमको ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और ये सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, सीएस फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, और साइंस फील्ड से भी थोड़ा आप रिलेटेड मान सकते हो। लेकिन अगर बीएससी वाला बंदा भी है तब भी उसको 1-2 साल का कोई आईटी का डिप्लोमा करना ही होगा। और अगर बीएससी बीटेक सीएस वाला है या एमटेक सीएस वाला है या आईटी का ऑलरेडी डिप्लोमा कर रखा है, ये सारी की सारी चीजें यूज टू हैं। डिप्लोमा नहीं भी कर रखा हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकली चीजें आती हैं तो ये डेटा साइंटिस्ट की जॉब बनती है अपने लिए। इसमें प्रैक्टिकल सारी की सारी चीजें है ना। आप बीटेक सीएस से हैं लेकिन कंप्यूटर फॉर्मेट करना नहीं आता, ऐसे तो बहुत से बच्चों से हम मिल चुके हैं। ठीक है, बीटेक सीएस है सर, कंप्यूटर फॉर्मेट, लैपटॉप फॉर्मेट कराने गए थे। मैंने कहा भाई गजब करते हो, आप बीटेक सीएस के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर आजकल तो उसमें ड्राइवर भी प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं, केवल क्लिक ही करना रहता है। अगर आपको उसमें भी डर लग रहा है, आपको यही नहीं पता कि नोर्टन का एंटीवायरस लूं कि विंडो डिफेंडर से मैं मेरा काम चलाऊं, कौन सा एंटीवायरस बढ़िया है, प्रीफेच क्या है, टेम्परेरी फाइल्स कहां पर हैं, उनको कैसे डिलीट करना है, अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन टास्क मैनेजर ओपन करके नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए अपन को प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। बात थोड़ी सी टफ है लेकिन सच है, ऐसा देखा गया और वही मैंने आपको बताया। कैरियर अपॉर्चुनिटीज तो एम्पल है, बहुत सारी जॉब पोजीशंस होती है, लाइक डेटा साइंटिस्ट की पोजीशंस होती है, बिजनेस एनालिटिक्स की पोजीशंस होती है, प्रोडक्ट एनालिटिक्स की पोजीशन होती है, डेटा साइंस मैनेजर्स बनता है, स्टैटिस्टिशियन बनता है जिसके अंदर एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, मशीन लर्निंग बनता है, चीफ डेटा ऑफिसर बनता है और मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बनता है। ये सारी की सारी पोजीशंस
हर उस बच्चे के लिए है जिसको डेटा का बेसिक नॉलेज, और मैं फिर कह रहा हूं यहां पर डेटा का एनालिसिस पार्ट आता है, यहां पर डेटा का विजुअल प्रेजेंटेशन भी आएगा। लाइक अभी अपन ने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के स्टूडेंट बनाए थे, तो वहां पर आपको एक ग्राफ प्लॉट करके, चार्ट प्लॉट करके, बार डायग्राम से, ग्राफ डायग्राम से आपको क्लियर करने आना चाहिए कि सारी चीजें हैं क्या, और इसको सिंप्लीफाई वे से मैनेजमेंट को समझाने आना चाहिए। आपको तो समझना ही है, आपको मैनेजमेंट को भी समझाना है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। इसीलिए आपके प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होता है कि कौन सा आपका टारगेट कस्टमर आ रहा है और नए मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी चल रही है और आप इसको कैसे ग्रैब कर सकते हो। इसलिए डेटा साइंटिस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया। ठीक है, अब टिप्स क्या है इसके साथ में? इसके साथ टिप्स तो सबसे बेसिकली यही है कि जितने भी प्रोफेशनल्स के साथ आप नेटवर्क बिल्ड कर सको, उससे आपकी लर्निंग बहुत फास्ट है। क्योंकि कोई बंदा 3 साल से अगर डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन पे है या डेटा एनालिटिक्स की पोजीशन पे है, तो उसको सारी चीजें पता रहती है, इनसाइट पता रहता है कि कंपनी में अभी एक्चुअल में किसके ऊपर वर्क चल रहा है, और वो आपकी डायरेक्टली हेल्प कर सकता है। इसके अलावा कुछ आपको कोर्स भी करने की जरूरत होती है, लाइक प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको पाइथन वगैरह बताया, मास्टर फंडामेंटल, एक्सेल आपको आना ही चाहिए। ठीक है, रियल डेटा प्रोजेक्ट्स, रियल डेटा प्रोजेक्ट्स जैसे कि अभी आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में रियल डेटा आता है और रियल डेटा से एनालिसिस हो रहा होता है कि ये प्रोजेक्टेड स्कोर ये आ रहा है। अब वो नॉर्मल कैलकुलेशन है, उससे आप ग्राफ थ्रू, चार्ट थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसका प्रीवियस डेटा से मैच करके वहां पे कमेंटेटर बोल रहा होता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो एस्टिमेट कर रहा है, और यहां पर जितना एक्यूरेट एस्टिमेट होगा वो डेटा के बेस पे ही होगा। ठीक है, और सॉफ्ट स्किल तो उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपको डेटा समझना ही नहीं है, समझाना भी है, तभी तो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। इसके अलावा एक कोर्स मस्ट है, भले आप आईटी फील्ड के हो या नॉन आईटी फील्ड के हो, भले बीटेक किया हुआ हो, कहीं से भी किया हुआ, आईआईटी से क्यों नहीं किया हुआ, गूगल का एक डेटा एनालिटिक्स का डिप्लोमा करीबन 34,000 35,000 इसकी कॉस्टिंग आती है, वो करना बड़ा जरूरी रहता है। इससे पैकेज में कम से कम 2-3 लाख का फर्क पड़ जाता है। अगर आपने गूगल या आईबीएम करके किसी कंपनी से जो डेटा के अंदर बेसिकली काम कर रही है, वहां से अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, तो यही है इसके अंदर। इसमें वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में रेगुलर टच में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अपडेशन बहुत जल्दी होता है। हो सकता है जिस वर्क पे आप काम कर रहे थे, हो सकता है जिस टूल्स पे आप काम कर रहे थे, वो टूल्स ऑटोमेशन पे आ गए हैं, क्योंकि एआई में बहुत सारी चीजें लाइक फोटो एडिटिंग लाइक ऑटोमेशन पे चला गया है। एआई क्लिक करके ही सारा फोटो जनरेट कर देता है, एडिट कर देता है। एन नंबर्स ऑफ एडोबी ने तो मतलब धूम मचा रखी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और डेटा साइंटिस्ट इज हाईएस्ट पेइंग जॉब। कॉमर्स वाले बच्चे इसमें अगर दूर रहना चाहें तो रहें, क्योंकि अगर आपको केवल फैसिनेटिंग करियर लग रहा है कि हम हाईएस्ट पेइंग जॉब है इसलिए हम इसके अंदर चले जाएं, तो बिल्कुल नहीं है। उनके लिए अभी भी दूसरी फील्ड एचआर की ओपन है, वहां पर आप करियर करिए, क्योंकि यहाँ पर बीटेक वाले बच्चों से सीधा मुकाबला है अपना। ठीक है, और आर्ट्स वाले बच्चों के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, इसलिए जिनके लिए नहीं है वो बता दिया, और जिनके लिए है वो बता दिया, मिनिमम पैकेज बता दिया। कंपनी जिस दिन आपका खुद का एमबीए कंप्लीट होगा, डेटा साइंटिस्ट को ढूंढते हुए कंपनी आ जाती है। कम से कम अगर आज आप लिस्टेड करने जाओगे monster.com के अंदर डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन, तो आपको 100 से ज़्यादा कंपनी की वैकेंसी ओपन मिलेगी। मिनिमम 100 कंपनीज बता रहा हूँ जिसकी वैकेंसी ओपन मिलेगी। 5-10 अगर आप अच्छे से थोड़ा सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गई तो फॉरेन सीधे से आदमी चला जाता है, कोई उसकी दिक्कत नहीं आती। भारत देश मेरा, लेकिन जो है पैसे के लिए, अगर 30-40-50 लाख का पैकेज लग रहा है तो थोड़े समय के लिए स्टेशन चेंज करना बुरी बात नहीं है। क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको डेटा साइंटिस्ट रिलेटेड कोई क्वेरी लग रही है, कोई क्वेश्चन है, तो कॉलेज विद्या की वेबसाइट भी है और मेरा यहाँ कमेंट बॉक्स भी है। आप दोनों ही जगह हमसे बातें कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। आई होप सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू आस्क।